नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत, अभिनंदन। चलिए सर, आज हम लोग बात कर रहे हैं ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधी प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, एक 22 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए सर, इधर ध्यान दीजिए। हमारा प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि 22 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का एक आयताकार कागज है और उसको मोड़ते हैं और मोड़ करके एक बेलन को बनाने की बात करते हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर कागज को मोड़ रहे हैं और बेलन बना रहे हैं, तो जो कागज का आयताकार हिस्सा है, देखिए सर, मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाने की बात है ना, इसको जो है हम लोग लाइव देखने की बात कर रहे हैं कि मान लिया ये आपके पास में आयताकार कागज है, ठीक है ना? और इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई आपको प्रश्न में 22 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 22 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। प्रश्न कह रहा है कि इस बेलन इसको मोड़ करके बेलन बनाया गया। अगर मैं इसको ऐसा मोड़ लेता हूं और आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा मोड़ने के बाद में यह एक बेलन का निर्माण यहां पर हो रहा है सर। ठीक है, ये इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल शेप आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये बेलन हम लोगों ने बना लिया इस प्रकार से, ठीक है ना? अब मुझे चाहिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपके दिमाग में आना चाहिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यही कागज है। तो कुल मिलाकर के जो आपका आयत था, वही आयत घूम करके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कन्वर्ट हुआ है। बात समझ में आ गई होगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग में चीज आई होगी। तो चलिए सर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात जहां पर हो रही है ना, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा? यह आयत का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि जो आयताकार कागज है उसी को हम लोगों ने मोड़ा है और उसी के माध्यम से बेलन का निर्माण हुआ है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और आप देख पा रहे होंगे आयत की लंबाई 22 है, आयत की चौड़ाई 4 है। 22 और 4 का गुणा कितना हो गया सर? 88 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार। ठीक है, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई आपके पास में है, ऊंचाई है ना, 20 मीटर लंबाई है उसकी दीवार की, 5 मीटर की ऊंचाई है और 50 सेंटीमीटर की उसकी मोटाई है, दीवार है। और उस दीवार में दो दरवाजे हैं, 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप के हैं। बनाने में 25 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि संख्यात्मक प्रश्न है। संख्या संबंधी जो भी प्रश्न हमारे होंगे, वे सारे के सारे हमारे प्रश्न आयतन को रिलेट करने वाले होंगे। मुझे ज्ञात क्या करना है? मुझे दीवार का आयतन ज्ञात करना है। दीवार का आयतन वह हिस्सा जहां पर ईंटें लगाई जानी है। इसका मतलब जो दरवाजे हैं उस दरवाजे के अंदर ईंटें नहीं लगने वाली है, तो दरवाजे का आयतन, ध्यान दीजिए, मैं जो बात करना चाह रहा हूं उसको बहुत गंभीरता से समझने की आपको आवश्यकता है कि हम चूंकि संख्या की बात हो रही है, रूप में परिवर्तन की बात होती है, भार संबंधी प्रश्न होते हैं, हमारे आयतन के प्रश्न होते हैं, कितनी ईंटें लगेगी यानी संख्या की बात होगी। दीवार के आयतन में मुझे, चूंकि आयतन का प्रश्न है, ईंट के आयतन का मुझे भाग देना है। और दीवार का जो आयतन रहा, देखिए कुल मिलाकर के यहां पर दीवार का आयतन की हम बात सबसे पहले करें। दीवार का आयतन, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? दीवार की लंबाई 20 मीटर है, मैं इसको 100 से गुणा करते हुए 20 गुणा 100 करता हूं। चौड़ाई या ऊंचाई जो है 5 मीटर है, तो उसको मैं 5 गुणा 100 की बात करूंगा। और 50 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया सर। ये हो गया दीवार का आयतन। वापस से ध्यान देना, यहाँ पर 20 मीटर था, 100 से गुणा करते हुए सेंटीमीटर में, 5 मीटर था, 100 से गुणा करते हुए 5 गुणा 100, उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया। और दीवार की जो थिकनेस है, मोटाई है, वह आपकी 50 सेंटीमीटर है। चलिए इसको अगर मैं गुणा करता हूं तो देखिए आपकी स्थिति क्या बनने वाली है सर? 5 और 5 का गुणा होता है 25, 25 और 2 का गुणा हो गया 50। ध्यान दीजिए, जो नंबरिकल वैल्यू है 5 और 5 और यहाँ पर 2 का गुणा 50, उसके बाद में जीरो है, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 जीरो, इतना सेंटीमीटर क्यूब ये दीवार का आयतन है। लेकिन इस दीवार के अंदर दो दरवाजे भी शामिल हो रहे हैं, तो मुझे दरवाजों का भी ध्यान देना, अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा के साथ में उन दरवाजों का भी आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर दरवाजे का आयतन कैसा? कि दरवाजे के लिए लंबाई आपके पास में है, दरवाजा 2 मीटर लंबा है,
उसकी आपकी ऊंचाई दरवाजे की 1.5 मीटर ऊंचाई का है दरवाजा है। लेकिन जब आप मोटाई की बात करेंगे, तीसरा माप जो दीवार की मोटाई होगी वही दरवाजे की मोटाई आप देख पा रहे होंगे कि भाई दरवाजा जिस हिस्से में है उस हिस्से में दीवार का कोई हिस्सा नहीं है। यानी दरवाजा जब खुलेगा तो इसका मतलब वो जो मोटाई है दीवार की 50 सेंटीमीटर वो इसका तीसरा माप रहेगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ 2 दरवाजों का आयतन, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सर, 2 तो संख्या के लिए है, 2 दरवाजे होने के कारण। अब दरवाजे की लंबाई की बात करें, तो दरवाजे की लंबाई 2 मीटर, इसको मैं लिखूँगा 2 गुणा 100, ठीक है? उसकी ऊँचाई की बात करेंगे 1.5 मीटर, तो 1.5 गुणा 100 और जो तीसरा माप रहेगा, वही रहेगा जो दीवार की मोटाई होगी 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैं स्टार मार्क भी कर रहा हूँ। अब होता क्या है, हम 2 गुणा 1.5 का गुणा कर लेते हैं, जो ये क्षेत्रफल बनता है। और हमें चूंकि आयतन की बात करनी है तो आयतन में 3 डायमेंशन होने चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें 2 डायमेंशन आपके पास में है, 2 मीटर का एक डायमेंशन है, 1.5 मीटर का दूसरा डायमेंशन है, तीसरा डायमेंशन जो दीवार की मोटाई होगी वही दरवाजे की मोटाई के रूप में काम आने वाली है, 50। और जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बनने वाली है। यहाँ पर 2 से गुणा 4 नंबरिकल की बात करते हैं, 4 का 1.5 से गुणा, आपके दिमाग में आएगा 6 के बराबर, यानी 4 का डेढ़ा, 1.5। तो 4 का 1 से गुणा करने पर 4 और आधे से गुणा करने पर 2, तो ये 6 और 6 का 5 से गुणा करने पर कितना हो गया, 30। तो ये पोजीशन हमारी हो गई। 2 का 2 से गुणा 4, इससे गुणा करने पर 6 और 6 का 5 से गुणा करने 30। अब देखिए जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे बताइए दीवार का दरवाजे रहित आयतन क्या हो गया? दीवार का दरवाजे रहित, क्योंकि दरवाजा जो होगा उसके अंदर हमें ईंटें नहीं लगानी होगी, है ना? तो जब दीवार का दरवाजे के अलावा आयतन है तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि भाई ये यहाँ पर 50 के पीछे 1 2 3 4 5 6 जीरो थे, 3 4 5 6 जीरो, और यहाँ पर 30 के पीछे 5 जीरो थे। अब ये कैलकुलेशन आप अपने स्तर पर करेंगे तो कुल मिलाकर के 3 और 3 6 जीरो, ये 3 और 3 6 जीरो, तो ये हो गए सर। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो और 50 में से 3 जाने पर 47 इतना सेंटीमीटर क्यूब। और मुझे बताइए ईंटों की संख्या, अपने प्रश्न के आंसर की बात करेंगे कि भाई ईंटें कितनी होगी, उसको ध्यान देना। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई दीवार का जो आयतन रहा 47 के बाद में 3 और 3 6 जीरो, 3 और 3 6 जीरो, और उसमें ईंट के माप का मुझे भाग देना पड़ेगा। और यहाँ पर है 25 गुणा 16 गुणा 10। चलिए कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो जीरो के पहाड़े से ये जीरो से जीरो कट जाएगा सर आपका। 25 का पहाड़ा पहले लगा देता हूँ, 25 का पहाड़ा लगाते हैं। देखिए 25 एकम 25, 47 में से 25 घटाने पर आपका कितना हो जाएगा, 22, है ना? कैलकुलेशन आप भी अपने स्तर पर देखना सर। ठीक है, 47 में 25 चला गया तो 22 हो गया, 22 के पीछे ये जीरो हो गया, 220, 25 आठा 200, फिर 20 बच गया, उसके पीछे ये वाला जीरो हो गया 200, यानी ये 8 और 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब 16 का पहाड़ा लगाऊंगा मैं इसमें, ठीक है? और जैसे 16 के पहाड़े की बात करता हूँ, 16 एकम 16, और यहाँ पर 16 एकम 16, 2 बज गया, 28 हो गया, वापस से 16 एकम 16, पीछे रह गया सर 12, 12 के पीछे जीरो, यानी 120 हो गया। 16 का 7 से गुणा 112, ठीक है? पीछे रह गया 8, 16 पंजा 80 और जीरो, 11,750, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। और जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है ना? पिछले प्रश्न के अंदर भी अपन ने आंसर मार्क कर दिया था और यहाँ पर 11,750 ईंटों की हमें आवश्यकता होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न जो है आपके दिमाग में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में, यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात हो रही है, 588 मीटर लॉन्ग की बात हो रही है, 50 मीटर विड्थ की बात हो रही है, और उसमें एक 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा एक टाका खोदा जाता है, यानी टाका मैदान के अंदर खोदा जाता है। इस प्रकार खोद कर निकाली गई मिट्टी को खेत के शीर्ष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। इससे खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई कितनी होगी, यानी खेत की ऊंचाई कितनी बढ़ने वाली है, हम उसकी बात करने वाले हैं। चलिए देखिए सर, हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति एक आयताकार मैदान की बात करता है, और आयताकार मैदान जो रहा वो क्या हो रहा है,
हमारा आयताकार मैदान 588 मीटर तो है लंबा, ठीक है, और 50 मीटर हमारा मैदान क्या है, चौड़ा है। अब इस मैदान के अंदर एक टाका खोदा गया है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से कहीं पर भी एक टाका खोद दिया और जिसकी लंबाई है 30 मीटर, जिसकी चौड़ाई है 20 मीटर और जिसकी गहराई है 12 मीटर, और उससे निकलने वाली मिट्टी को मैदान के शेष हिस्से में बिछाया गया। और आपका प्रश्न कह रहा है मैदान का तल कितना ऊपर उठेगा, ये आपका प्रश्न कहना चाहता है। तो चलिए सर, देखिए अंदर की बात है, हमारा प्रश्न ये भी आयतन को लिंक करने वाला प्रश्न है। आयतन यानी जो मैदान में से, यानी टाके में से, जो मैदान में जो टाका खोदा गया, उस टाके में से निकलने वाली मिट्टी का आयतन मैदान में बिछाई गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो मैं वही चीज यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है ना। शेष शेष मैदान में बिछाई मिट्टी का आयतन, ये एग्जाम में आपके दिमाग में चलने वाला प्रोसेस है। शेष मैदान में बिछाई मिट्टी का आयतन बराबर टाके से निकाली मिट्टी का आयतन, ठीक है जी। अब चलिए सर, भाई हम लोगों ने क्लास के अंदर ये डिस्कस किया है कि जब आपके पास में कोई इरेगुलर फिगर है, लेकिन ऐसा फिगर है जिसका आधार और जिसका टॉप अगर आपका एक जैसा है, तो ऐसी स्थिति में हम आयतन की जब बात करते हैं तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ शेष मैदान किस प्रकार का शेप है वो आपकी जानकारी में नहीं है, तो एक रेगुलर फिगर आपका नहीं बन रहा है। तो शेष मैदान में बिछाई मिट्टी के इस आयतन शब्द के लिए ध्यान देना, जब बेस और टॉप आपका एक जैसा है, तो मिट्टी जो बिछी रही है, जो नीचे का हिस्सा है और जो ऊपर का हिस्सा, वो एक जैसा आपको नजर आ रहा है, तो उस स्थिति में आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई की बात होगी। और जो टाका खोदा जा रहा है उसका आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा हो गया। चलिए आधार के क्षेत्रफल की जहां बात करूंगा तो इधर ध्यान दीजिए, मैं स्टार मार्क करके बात कर रहा हूँ। ये आधार के अंदर आपका ये लंबाई और ये चौड़ाई आयताकार हिस्सा तो है ही है, 588 गुणा 50 तो है, लेकिन उसमें से ये जो टाका खोदा गया, उस टाके की लंबाई 30 मीटर, उसकी चौड़ाई 20 मीटर, तो ये 30 गुणा 20 मुझे घटाना पड़ेगा। तो इस कैलकुलेशन को मुझे देखना है, ठीक है। तो ये जीरो, 5 × 8 = 40, हाथ से लगा 4, 40 और 4 = 44, हाथ से लगा 4, 25 और 4 हो गया 29, माइनस में 600, ठीक है। और जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए क्या पोजीशन बन रही है, 0 0, 6 और 8 14, हासिल 1, 8 और 2, और हमारा जो रिजल्ट रहा वो 28,800। ये आपका आधार का क्षेत्रफल रहने वाला है, 28,800। और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, कितनी हाइट बढ़ी। वापस से ध्यान दीजिए सर, इस प्रश्न की सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि भाई आयतन कैसे निकाला जाए। जो मिट्टी बिछाई जाई और जो मिट्टी बिछाई गई उसके लिए शेष मैदान का आयतन, है ना, बिछाई गई मिट्टी के आयतन के लिए आधार के क्षेत्रफल का ऊंचाई से गुणा, और आधार के क्षेत्रफल में आयत के क्षेत्रफल में से जो अंदर आपको आयताकार हिस्सा नजर आ रहा है, 30 और 20 का गुणा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हुए, घटाते हुए 2 लाख, सॉरी 28,800 की बात हम कर रहे हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करते हैं यहाँ पर, तो लंबाई आपकी हो गई 30, 20, और यहाँ पर लंबाई 30, 20 और 12। चलो जी, एच का मान मुझे चाहिए, तो यह 30 गुणा 20 गुणा 12 बटे में 28,800। और जैसे ही आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो दो जीरो से ये वाले दो जीरो कट गए सर आपके, 12 का पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, ठीक है, 4 बच गया, और 12 चौक 48 हो गया। ऊपर की ओर 3 और 2 का गुणा 6 बटा 24, 6 के पहाड़े से काट रहा हूं मैं, तो 6 एकम 6, 6 चौका 24, 1/4, और ये सारे नाप मीटर में है इसलिए मीटर हुआ। और इस मीटर को आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करते हुए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 के पहाड़े से 100 कट गया 25 बार, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हुआ सर, हमारा आंसर हुआ 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी जो है आपके दिमाग में आ गया होगा और आपने इसको भी सही सही हल कर लिया था। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है बेलन के लिए त्रिज्या और उसकी जो ऊंचाई होगी वह गोले के लिए त्रिज्या के बराबर है। वापस ध्यान दीजिए, भाई गोला अगर आपका इस प्रकार का शेप है, हमारा रेक्टेंगुलर है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, इसकी त्रिज्या r है। और प्रश्न जो हमारा कह रहा है
बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर हैं। किसके? गोले की त्रिज्या के बराबर। तो इसका मतलब ये आना चाहिए कि ये ऊंचाई जो होगी h, ये r के बराबर है, और आधार की त्रिज्या ये भी r के बराबर है। तभी तो हम लोग कह सकते हैं सर कि बेलन की त्रिज्या, ध्यान दीजिए, बेलन की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है, बेलन की ऊंचाई भी गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो इसका मतलब बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई भी r होगी, जो कि गोले की त्रिज्या r के बराबर है। प्रश्न क्या कर रहा है? बेलन के वक्राकार सतह का क्षेत्रफल, यानी कर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है, उसका संख्यात्मक मूल्य गोले के आयतन के संख्यात्मक मूल्य के मध्य अनुपात 1:3 है। देखिए संख्यात्मक मूल्य, नंबरिकल वैल्यू की बात आपका प्रश्न कर रहा है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे तो यूनिट आता है, और जहां क्षेत्रफल की बात होगी तो वर्ग सेंटीमीटर की बात होगी, जहां आयतन की बात होगी तो वहां पर वर्ग घन मीटर की, घन सेंटीमीटर की बात होगी। तो एक जगह इकाई जो है वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर की बात, और दूसरी जगह घन मीटर घन सेंटीमीटर की बात हो रही है, लेकिन नंबरिकल वैल्यू समान होने का मतलब है 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयतन 4 घन सेंटीमीटर है, यानी नंबरिकली 4:4 है। यूनिट को छोड़ करके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनका अनुपात 1:3 है। देखिए सर, हमारी बात जो हो रही है, क्या आपको दे रखा है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हमें दे रखा है बेलन, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्ड सरफेस एरिया, और गोला उसका आयतन वॉल्यूम, और ये अनुपात क्या रहा? 1:3 है। वापस से पढ़ देता हूं, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, और गोले के आयतन का अनुपात 1:3 है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर, एच का फॉर्मूला है, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला बना, बराबर में 1/3। चलिए सर, इसको मैं हल करने की बात आपसे करना चाहूंगा। यहाँ पर देखो, 2 है, पाई है, आर है, एच का मान भी आर के रूप में रख लेते हैं। 4/3 को भाग उलट गुणा करते हुए 3/4 हो जाएगा, और बटे में पाई आर क्यूब बराबर 1/3, इस प्रकार से हमने कर दिया। यानी यहां से 4/3 का भाग उलट गुणा 3/4, और एच का मान आर के रूप में रख दिया। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन हमारी। पाई से पाई पूरा कट जाएगा। एक बात देखिए, आर और आर का गुणा आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर आर क्यूब से कटने पर कितना हो गया? आर के बराबर हो गया। 2 के पहाड़े से 4 कट जाएगा हमारा 2 बार, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वज्र गुणा करने पर 2 आर बराबर 3, 3 का गुणा 9, इसलिए आर का जो मान रहेगा वह 9/2 के बराबर रहेगा, ठीक है। तो आर आपका क्या हो गया? 9/2 हो गया। और प्रश्न कहता है गोले का आयतन कितना है, ठीक है। तो अब बात करेंगे गोले के लिए। गोले का आयतन फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब का आपका सूत्र रहेगा। और जब मैं इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करता हूं और 4 ऑप्शन में देखता हूं, तो मुझे पता लगता है कि चारों ऑप्शन में पाई है, इसका मतलब मुझे पाई का मान नहीं रखना है। पाई और आर क्यूब, ये रहा सर, आर का मान 9/2 है, तो आर क्यूब का मतलब है 9/2, 9/2, और 9/2 आर क्यूब में 3 बार लिख दिया गया। कैलकुलेशन देखें, 3 के पहाड़े से 9 कट जाएगा सर 3 बार, 2 के पहाड़े से 4 कटेगा 2 बार, फिर 2 के पहाड़े से 2 कट गया 1 बार। अब और कुछ भी गुणा नहीं हो रहा है, तो गुणा मैं इसको कर लेता हूँ। 9 और 9 का गुणा 81, और 81 का 3 से गुणा करने पर 243 पाई बटा 2, इतना आपके प्रश्न का आंसर होगा। जो भी यूनिट होगी वह घन इकाई के रूप में आपके प्रश्न का आंसर है, ठीक है। 9 और 9 का गुणा 81, और 81 का 3 से गुणा करने पर 243 पाई पीछे रहेगा, और बटे में 2, तो 243 पाई बटा 2, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है जी। तो चलिए सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में। एक घनाभ है, उसका आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए आयतन की बात कर रहा है, आपको क्या चीज दे रखी है सर? हमें घनाभ के बारे में बात करनी है ना, घनाभ, ठीक है। और घनाभ का जो आयतन है वह 140 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा है। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह एल बी एच की बात करेगा, वह 140 की बात करेगा, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है इसकी किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल 28 और 20 है। कोई भी दो क्षेत्रफल सतहों की बात करते हैं। देखिए सतह, यानी एक सतह लंबाई और चौड़ाई का गुणा, दूसरी सतह चौड़ाई ऊंचाई का गुणा, तीसरी सतह ऊंचाई लंबाई का गुणा है। तो आपका प्रश्न कह रहा है कोई भी दो सतह है, उनका क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा मान लेता हूं मैं 28 है, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा 20 है। आपका जो प्रश्न कह रहा है
दो सतहों के क्षेत्रफल की बात करता है। दो सतहों का क्षेत्रफल। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। भाई कोई भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपका। ठीक है ना? तो चलिए सर, भाई लंबाई और चौड़ाई का गुणा 28, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा दूसरी सतह के रूप में 20 है। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में मैं भाग देने वाला हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। देखिए क्या परिणाम बनता है। इक्वेशन नंबर 1, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणा में लंबाई चौड़ाई का भाग देने पर 140/28। ठीक है, हुआ क्या, एल बी कट गया, 28 के पहाड़े से 5 बार कट गया। तो यहां से क्या निकल करके आ रहा है सर, ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर बन करके आ रही है। तो एक ऊंचाई निकल गई। इसी क्रम के अंदर इक्वेशन नंबर 1 में मैं भाग देना चाहता हूं इक्वेशन नंबर 3 का। तो आपके दिमाग में आए, एल बी एच में मैं बी एच का भाग देना चाहता हूं, 140 में मैं 20 का भाग देना चाहता हूं। तो 20 के पहाड़े से 140 कटेगा 7 बार, बी एच से बी एच कट गया, तो एल का मान हमारे पास में आ गया है 7 सेंटीमीटर के रूप में। अब एच और एल का मान कहीं पर भी लगा दें, चाहे वो इक्वेशन नंबर 2 में लगाएं, चाहे इक्वेशन नंबर 3 में लगाएं। मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 में। और इक्वेशन नंबर 2 में जब एल का मान मैं लगाता हूं, तो एल का मान कितना है, 7 बी बराबर 28। और 7 के पहाड़े से जब मैं 28 को काट देता हूं, है ना, ऐसा भाग लगाते हुए, तो देखिए बी का मान किसके बराबर हो गया, बी का मान हमारा 4 के बराबर हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बी भी आपके पास में आ 4 सेंटीमीटर। वापस से ध्यान दीजिए, जल्दी से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया है। आयतन आपके पास में है, आयतन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा, ये 140 आपके पास में है। दो सतहों में एक सतह लंबाई चौड़ाई के गुणा वाली 28 मान ली हम लोगों ने, एक सतह चौड़ाई और ऊंचाई के गुणा वाली 20 मान ली। एक में 2 का भाग देने पर h का मान 5 निकल के आ गया। समीकरण नंबर 1 में 3 का भाग देने पर bh कटते हुए l का मान आपका 7 बनकर के आ गया। l का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर चौड़ाई का मान आपका 4 बनकर के आ गया। और हमारा प्रश्न कह रहा है घनाभ के सभी किनारों की लंबाई कितनी है। देखिए सर, कुल कितने किनारे होंगे, कुल 12 कोरें होती है सर। घन के अंदर भी 12 कोर हैं, घनाभ में भी 12 कोर हैं, और 3 डायमेंशन, तो हर कोर 4-4 बार है, यानी लंबाई 4 बार है। देखिए जिस कमरे में आप अभी बैठे हैं, आप थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा नजर डालें। आपका कमरा जो है घनाभ के आकार का है, लंबाई 4 कोर कैसे होगी। देखिए जब आप देख रहे हैं तो छत को देखेंगे तो ऊपर जो एक कोर इस प्रकार से लंबी, वो एक कोर एक इस प्रकार की आयताकार, और वही तो नीचे भी है फर्श के ऊपर। तो 4 लंबाई हुई, चौड़ाई भी 4 होगी। 2 इस प्रकार से नीचे की तरफ कोर है, और 2 ऊपर छत के ऊपर इस प्रकार से आड़ी कोर है। तो ये चौड़ाई भी 4 बार है और ऊंचाई भी 4 बार। एक ये वाली दीवार की खड़ी रेखा, एक सामने वाली 2, उस तरफ से 3 और वहां पर 4, यानी कुल मिलाकर के ऊंचाई भी 4। तो सारी कोरें जो है 4-4 बार है। तो अपने प्रश्न का आंसर क्या हुआ सर, हमारा जो आंसर रहा, सभी किनारों की लंबाई यानी 4 गुणा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग रहा। तो 4, लंबाई 7, चौड़ाई 4, ऊंचाई 5। और जब मैं इसको देखता हूं तो 7 और 4 कितना हुआ, 11, 11 और 5 16, और 16 का 4 से गुणा कितना, 64 सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहा। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जोड़ते हुए आप 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4-4 बार है। तो 5 और 7 12 और 4 16, 16 का जब 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौक 64 सेंटीमीटर आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान है। देखिए शंकु की बात कर रहा है, अर्धगोले की बात कर रहा है, और बेलन की बात कर रहा है, और इनका आधार समान है। और आप देख पा रहे हैं शंकु में, अर्धगोले में और बेलन में तीनों के आधार कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। और अगर आधार समान है, इसका मतलब आधार की त्रिज्या उनकी समान है। तीनों में जो यूज आने वाला है वो आर आर के रूप में ही यूज आने वाला है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, क्योंकि प्रश्न ने कहा तीनों के आधार समान होना। और आप देख रहे हैं, अगर ज्योमेट्रिकली बात करता हूं तो शंकु का डिजाइन हमारा इस प्रकार का है, इसका आधार वृत्ताकार, अर्धगोले का आधार आपका ये वृत्ताकार, और बेलन का आधार भी कैसा है, वृत्ताकार। ठीक है ना। और प्रश्न ने कहा इनके आधार समान होने का मतलब है तीनों के आधार की त्रिज्या आर आर और आर के बराबर होने वाली है। प्रश्न कह रहा है आयतन का अनुपात 3:2 और 1 है। चलिए अब इसको देखते हैं सर। आयतन का अनुपात 3:2 1 है, तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना क्रमशः होने वाला है। ध्यान दीजिए, हम बात करेंगे शंकु। ठीक है, शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोला, ठीक है, इसके आयतन की बात कर रहे हैं, अनुपात
बेलन और बेलन के हम आयतन की बात कर रहे हैं और ये अनुपात कितना है, 3, 2 और 1 का अनुपात ये प्रश्न देता है। चलिए सर इनके आयतन के फॉर्मूलों की बात करता हूं। शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर और शंकु के लिए h का मतलब h1 से हो गया। ठीक है जी। प्रश्न हमारा कह रहा है अर्धगोले की बात कर रहा है। अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब की बात करेगा, उसका आयतन। और बेलन की जब बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर, h का मतलब h2 की बात हो गई। 3, 2 और 1 का अनुपात हो गया। चलिए सर यहां से क्या चीज कटती है उसको देखें। भाई पाई सभी स्थानों पर है, अनुपात में कट गया। आर स्क्वायर से ये आर कटेगा तो एक आर बच जाएगा और इसी प्रकार से ये आर स्क्वायर कट गया। 1/3 h1 अनुपात 2/3 आर, जो अर्धगोले की ऊंचाई, और अर्धगोले की ऊंचाई जो रहेगी वो आर ही रहेगी, है ना, जो आर के रूप में आ रहा है हमारा, अनुपात h2 बराबर 3/2/1। देखिए हम लोगों ने अनुपात के अंदर जब सरल किया तो क्या चीज पढ़ी हम लोगों ने, यहां से h1 r और h2, 3, 2 और 1 का जो अनुपात था। देखिए h1 का जो पड़ोसी है उसका जो गुणांक है 1/3, उसका भाग पहले में लगाना। r का जो पड़ोसी है दूसरे क्रम पर 2/3, उसका भाग दूसरे में लगाना 2/3 के रूप में। और h2 के आगे कुछ भी नहीं है इसलिए भाग लगेगा नहीं। और यहाँ पर भाग उलट गुणा की संक्रिया की हम लोग बात करेंगे तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बनेगी, h1 r और h2 बराबर भाग उलट गुणा में ये रहा सर 9/1 अनुपात भाग उलट गुणा 6/2 अनुपात 1। 2 के पहाड़े से 6 कट गया 3 बार और आपके प्रश्न का आंसर क्या बना, 9/3/1। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहा, है ना। ऊंचाइयों के अनुपात की बात हमारा प्रश्न कर रहा है और अर्धगोले की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या है। तो पहले की ऊंचाई हम लोगों ने शंकु की मानी थी h1 के रूप में और यहाँ पर बेलन की ऊंचाई वह h2 के रूप में है। तो ये आपका जो रहा h1 r और h2 का अनुपात 9, 3 और 1 का अनुपात, ऑप्शन बी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। 9 सेंटीमीटर भुजा का घन था, उसको काट करके हम लोगों ने 3-3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन निकाले गए। लकड़ी का टुकड़े का सतह क्षेत्रफल, देखिए सतह क्षेत्रफल का मतलब हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और नए बने हुए घनों के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, यानी कुल मिलाकर के जो बड़ा घन था जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो छोटी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले जितने भी घन बने उन सभी के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो जब मैं बात कर रहा हूं जितने भी घन बने तो सबसे पहले संख्या की बात हमको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर जब मैं संख्या की बात करता हूं और संख्या वाला प्रश्न हमारा आयतन का प्रश्न है तो देखो 9 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, ठीक है, तो घन का आयतन जिसकी भुजा कितनी है 9 सेंटीमीटर है, उसमें मुझे क्या करना होगा, घन के आयतन का भाग देना होगा और इसके लिए भुजा कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने बड़े घन को तोड़ा और छोटे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में बदला। देखिए घन है, चाहे घन बड़ा है चाहे घन छोटा है, उसके आयतन का फॉर्मूला क्या है, भुजा क्यूब है। और जब भुजा क्यूब की बात करेंगे तो यहाँ पर 9 गुणा 9 गुणा 9 की बात होगी और यहाँ पर भुजा 3 सेंटीमीटर वाला छोटा घन है इसलिए भुजा क्यूब में 3 3 3 का गुणा, 3 के पहाड़े से 9 3 बार कटा, 3 से ये 3 कट गया एक बार, 3 के पहाड़े से 9 3 बार, यानी कुल मिलाकर के 27 घन बनने वाले हैं। अब आपका प्रश्न क्या कहना चाहता है मैं उसके बात करता हूँ। हमारा प्रश्न कह रहा है लकड़ी के टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लकड़ी का टुकड़ा यानी मूल घन का टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात किसके साथ में है 27 छोटे घनों का, 27 छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और जब मूल घन का टोटल सरफेस एरिया है इसका फॉर्मूला रहा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। देखिए घन है टोटल सरफेस एरिया है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहेगा आपका वह होता है 6a स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा मूल घन के लिए भुजा स्क्वायर है 9 गुणा 9 अनुपात 27 की संख्या और छोटे वाले घनों के लिए भी 6 गुणा a स्क्वायर और यहाँ पर a का अभिप्राय 3 सेंटीमीटर है। देखिए ये तो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a स्क्वायर, 6 संख्यात्मक मान
और भुजा 3-3 सेंटीमीटर है, लेकिन चूंकि संख्या 22 बने तो उन सभी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जितने भी बनते हैं उसमें से। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर 9 का पहाड़ा 27 कटेगा सर 3 बार, ठीक है ना। इधर 3 और 3 का गुणा करने पर ये 9 कट जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा और आपके प्रश्न का आंसर क्या बना? 1:3। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। उस गोले की त्रिज्या क्या है? यानी कि एक ठोस है जो कि घनाभ के रूप के अंदर आपको नजर आ रहा है। उस घनाभ को गला रहे हैं, उसको पिघला रहे हैं, उसको मेल्ट कर रहे हैं और बाय मेल्टिंग हम लोग क्या कर रहे हैं? एक गोले की बात कर रहे हैं, एक स्फीयर बना रहे हैं। उसकी त्रिज्या क्या होगी? तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा कि अगर रूप में परिवर्तन होता है तब भी हमारा प्रश्न आयतन की बात करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात करूंगा बनने वाला गोला है ना। गोले का आयतन किसके बराबर होगा? यानी ये जो घनाभ है आपका, जिसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपके पास में है, घनाभ के आयतन के बराबर है। तो गोले का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर करते हुए आप आर को ज्ञात कर सकते हैं। गोले के आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला है LBH। वैल्यूज को रखने की बात कर रहा हूं। 4/3 पाई के स्थान पर मुझे 22/7 रखना चाहिए, आर क्यूब बराबर एल का मान 49, बी का मान 33 और एच का मान 24। जो चीज कटती है उसको अभी हम लोग पक्षांतरण के बाद में काटेंगे और आर क्यूब से आर का मान आसानी से हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए आर क्यूब बराबर 49, 33 और 24 का गुणा तो है, पक्षांतर करने के बाद में 4/3 राइट में जाकर के 3/4 हो गया और 22/7 राइट में जाकर के 7/22 हो गया। चलिए सर 11 का पहाड़ा 11 दूना 22, 11 का पहाड़ा 11 तिया 33, ठीक है ना। 4 के पहाड़े से 24 कट गया आपका 6 बार। 2 के पहाड़े से मैं इस 6 को काट लेता हूं मैं 3 बार। अब देखिए आर क्यूब है तो मुझे इसका गुणा नहीं करते हुए इसके गुणनखंड करने का प्रयास करना चाहिए ताकि घनमूल ले सकूं, 3 के एक जैसे जोड़े में से एक है ना संख्या को बाहर निकाल सकूं। तो आर क्यूब बराबर 49 के लिए 7 7 इस प्रकार से तोड़ दिया, 3 3 3 और 7। चलिए सर यहां से जब आर का मान लूंगा तो आप देख पा रहे हैं कि 7 के ये 3 एक जैसे जोड़े बन रहे हैं, 3 संख्याएं उसमें से एक 7 लिखा जाएगा और 3 ये रहे सर उसमें से एक लिखा जाएगा। भाई आर क्यूब हुआ है तो उसका घनमूल करना है, 3 एक जैसे जोड़ों में से एक संख्या को लिखना है। तो आर किसके बराबर हो गया सर? आर हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न हमारा 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में दिया जाता है। इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है जी, आपके पास में एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। उस गोले को आप मेल्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं और उसके बाद में शंकुओं के अंदर ढालने की बात कर रहा है, यानी शंकुओं का निर्माण करना। और शंकुओं की संख्या कितनी है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई संख्यात्मक जो प्रश्न होगा, जब रूप में परिवर्तन की बात हो रही है, हमारा प्रश्न आयतन की बात करेगा। ऊपर हम गोले की बात करेंगे, गोले का आयतन और नीचे जो बनने वाला शंकु है उसके शंकु के आयतन का भाग देना। चलिए सर ऊपर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए गोले के लिए फॉर्मूले की बात अगर करता हूं मैं तो आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब गोले का। और शंकु का आयतन क्या रहा? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। तो मैं इन फॉर्मूलों को भी यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। 4/3 पाई आर का अभिप्राय किससे हुआ सर? 10.5 त्रिज्या है और चूंकि आर क्यूब है तो 10.5 को आपको कितनी बार लिखना है? 3 बार आपको लिखना है। बटे में 1/3 पाई का पाई रखते हुए आर स्क्वायर। देखिए शंकु के लिए त्रिज्या कितनी है? शंकु की त्रिज्या 3.5 है और शंकु के लिए ऊंचाई h का मान 3 है। तो आर स्क्वायर का अभिप्राय 3.5 गुणा 3.5 और ऊंचाई के लिए क्या रखना मुझे? 3 रखना है। तो चलिए देखें यहाँ पर 3 का भाग कट गया, पाई से ये पाई कट गया आपका, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो सबसे पहला काम पॉइंट हटा करके हम लोग इसको सोचने की बात करते हैं। चलिए मैं वापस इसको लिखता हूँ 4। देखिए यहाँ से पॉइंट हट गया ऐसा सोच लें तो ये 105 हो गया और जब पॉइंट हटा
तो इसका मतलब इसके नीचे 10 आ गया। इसका भी जब पॉइंट हटा तो ये 105 के रूप में आप सोचे और इसके नीचे आपका 10 आ गया और 10.5 का पॉइंट हटा तो 105 और इसके नीचे भी बटे में 10 आ गया। अब देखो हर में क्या है, हर में 3.5 है। अब आपके दिमाग में आएगा जब इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर की ओर 10 आ जाएगा, तो नीचे की ओर 3.5 का 35 हो गया और ऊपर की ओर 10 लिख दिया गया। ठीक इसी क्रम में इस 3.5 के अंदर भी पॉइंट हटा तो ऊपर की ओर 10 लिखा जाएगा, तो ये 35 और ऊपर की ओर ये हो गया 10 और 3 और है तो मैं इस 3 को यहाँ लिख देता हूँ सर, है ना, पीछे स्पेस नहीं है तो 3 को मैंने आगे की तरफ ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो पॉइंट हटाया कुल मिलाकर ताकि हमारी कैलकुलेशन हमको नजर आ जाए। देखिए 35 का पहाड़ा जब लगाऊंगा तो 35 दिया 105 3 बार, 35 के पहाड़े से 105 3 बार, 10 से ये पूरा 10 और इस 10 से ये पूरा 10 चला गया। और कुछ बचा है क्या? बिल्कुल बचा हुआ है अभी। देखिए 3 का पहाड़ा लगाऊंगा 105 में 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 और 5 15, 35 बार कटा। अब देखिए 35 और 10 की बात करूंगा, 5 का पहाड़ा लगाता हूं 7 बार और 5 के पहाड़े से ये कट गया 2 बार और 2 का पहाड़ा 1 बार और 4 में 2 बार। तो कुल मिलाकर हुआ 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 और कुछ भी नहीं बच रहा है, 2 बचा, 7 बचा, 3 और 3 बचा। इसका जब गुणा कर लेंगे तो 7 दूना 14 और 3 और 3 का गुणा 9 और 14 और 9 का गुणा 126। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया सर? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये प्रश्न भी आ गया है। आगे बढ़े। एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है। एक नहर की बात कर रहा है और ये नहर जो है घनाभ के रूप की बात हो गई, है ना? नहर की चौड़ाई आपके पास में है और 1.5 मीटर गहराई तक उसमें पानी भर करके उसका पानी का फ्लो हो रहा है और पानी की जो रफ्तार है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8 सेंटीमीटर भरा भरा हुआ पानी सिंचाई के लिए अगर चाहिए तो बताओ 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई यह नहर कर सकेगी? कुल मिलाकर के आपको क्या ज्ञात करना है? भाई 30 मिनट की बात हो रही है। 30 मिनट के अंदर उस नहर से कितना पानी बाहर निकलेगा, उस निकलने वाले पानी के आयतन में मुझे 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा चाहिए, है ना? भरा हुआ पानी चाहिए। जब आपका पानी बह रहा है तो पानी जो है 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, है ना, भर करके बहे तो कितना क्षेत्रफल जो है इरिगेशन की बात कर रहा है, सिंचाई की बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर के नहर से 30 मिनट के अंदर कितना पानी निकलेगा, उस पानी का आयतन। और जब आयतन की बात की जाएगी तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा की बात की जाएगी और उसमें मुझे 8 सेंटीमीटर का भाग देना है, हमारे प्रश्न का आंसर हमको मिल जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर नहर की चौड़ाई, देखिए सर, चौड़ाई तो आपके पास में है, नहर 6 मीटर चौड़ी है, गहराई 1.5 मीटर पानी भर करके बह रहा है, लेकिन लंबाई क्या है ये आपके पास में नहीं है सर। क्यों? घनाभ का आयतन, भाई नहर में जो पानी बह रहा है वो घनाभ का आकार है, तो घनाभ के आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा चाहिए, तो लंबाई क्या है यही इस प्रश्न की सबसे टेक्निकल बात है। और लंबाई के लिए आपको दिया गया है कि स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। ध्यान दीजिए, हमारी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे में कितनी लंबाई में पानी बह रहा है? 1 घंटे में पानी बह रहा है 10 किलोमीटर दूरी पर। यानी ये लंबाई हो गई सर। 1 घंटा अगर आप नहर को खोलेंगे तो एक छोर अगर पानी का यहाँ है तो दूसरा छोर कहाँ रहेगा? 10 किलोमीटर दूरी पर रहने वाला है। इसी प्रकार से 30 मिनट की बात करता हूँ। 30 मिनट का मतलब क्या हुआ सर? आधा घंटा हो गया, है ना? अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर है तो आधे घंटे में पानी की लंबाई जो रहेगी वो 5 किलोमीटर होगी। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 5 गुणा 1000 मीटर। तो चलिए सर, अब अपने प्रश्न का जो आंसर रहेगा, सिंचाई जो होगी उसका क्षेत्रफल, है ना? और जो सिंचाई होने वाली है उसके लिए 30 मिनट में नहर से निकले 30 मिनट में नहर से निकले पानी का आयतन बटा 8/100। ये ध्यान देना सर, भाई मैंने कहा 8 सेंटीमीटर भाग देना, लेकिन उस सेंटीमीटर को भी हमें क्या करना होगा? मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 8/100 का भाग देना। तो चलिए सर देखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की गुणा में लंबाई का मतलब 5 गुणा 1000 से रहा, चौड़ाई का अभिप्राय 6 से रहा, ऊंचाई गहराई का मतलब 1.5 से रहा और 8/100 का मतलब 8 नीचे और 100 ऊपर हो गया। 8/100 में भाग उलट गुणा की भी संक्रिया हम लोगों ने साथ में कर दी।
8/100 जो बटे में था 100/8 के रूप में लिख दिया गया। चलिए सर, ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव के स्थान पर 1 और पीछे 10 ना, जीरो लगा दिया। कैलकुलेशन करते हैं तो जीरो के पहाड़, जीरो से जीरो कट गया। 8 का पहाड़ा मैं यहाँ पर लगा दूंगा, 8 एकम 8, 2 बज गया, 8 दूना 16, 4 बज गया, 8 पंजा 40। और जब इसको आप गुणा करते हैं, देखिए हमारी पोजीशन रहेगी, इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ पर 5 गुणा 125 गुणा 6 गुणा 15 गुणा 10 के रूप में लिख रहा हूं। और जब इसको आप देख रहे हैं, देखिए सर, ये तो हो गया इनका गुणा 625 हो गया। याद रखेंगे 125 का 5 से गुणा कितना, 625। 15 और 6 का गुणा कितना, 90। ठीक है, तो 90 का एक जीरो, 10 के पीछे का एक जीरो, तो ये दो जीरो तो हो गए सर, 90 के पीछे वाला और 10 के पीछे वाला। और 9 का 625 से गुणा करना है। ठीक है, 9 का हम गुणा कर रहे हैं, तो 9 पंजा 45, हासिल लगा 4। 625 में दहाई का अंक 2 है, तो 9 दूना 18 और हासिल का 4, 22, हासिल लग गया 2। ठीक है, 9 दूना 18, एक मिनट सर, यहाँ पर 625 है ना, तो 9 छंग 54, 54 और 2 कितना हो गया, 56। तो 56,000 मतलब इतना ये मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर हमारा रिजल्ट रहा। तो कितना क्षेत्रफल की सिंचाई होगी सर, वापस से ध्यान दीजिए, हमारी सिंचाई का जो क्षेत्रफल रहा वो 56,25,00 यानी 5,62,500 मीटर स्क्वायर क्षेत्र की सिंचाई होगी। वापस से ध्यान देना, यहाँ पर लंबाई नहीं है, तो लंबाई पानी की रफ्तार उसके आधार पर निकाली जाएगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी का फ्लो हो रहा है। 30 मिनट का मतलब आधे घंटे में पानी का फ्लो 5 किलोमीटर हो रहा है, और 5 किलोमीटर को 1000 से गुणा करते हुए हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 30 मिनट में जो नहर से पानी निकलेगा उसके आयतन की बात की जा रही है। और नहर आपके घनाभ के आकार की है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा, और उसमें 8 सेंटीमीटर का खड़ा पानी हमें चाहिए। 8/100 का भाग देते हुए जब हमने कैलकुलेशन की तो 5,62,000, 8/100 का भाग क्यों दिया, 8 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग हमको देना पड़ा। ठीक है, तो 5,62,500 वर्ग मीटर ये आपका हो गया। लेकिन हमारा प्रश्न जो है वो हेक्टेयर की बात कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, जब 100 का भाग दूंगा तो आर आएगा, और 2 बार 100 का भाग दूंगा तो हेक्टेयर आएगा। ठीक है, तो अब इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखा है सर। तो आपको करना क्या होगा, हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए 5,62,500, जब मैं एक बार 100 का भाग देता हूं तो ये आर में कन्वर्ट होता है, और दोबारा 100 का भाग देने पर हेक्टार यानी हेक्टेयर में ये कन्वर्ट होता है। तो चलिए सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 100 का भाग देने पर 56.25 हेक्टेयर। ठीक है ना, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, 56.25 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। यानी केवल एक बार 100 का भाग देने पर मीटर स्क्वायर आर में, और दोबारा भाग देने पर वह हेक्टेयर में कन्वर्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंब वृत्तीय शंकु हटाया जाता है। देखिए, एक बेलन में से एक शंकु को निकालने की बात कर रहा है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की बात हो रही है ना, ये क्या हो रहा है सर, और ये, ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसमें से क्या किया, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु हटा दिया, यानी इसमें से ऐसा एक शंकु ऐसा काट दिया सर हम लोगों ने। अब आपका प्रश्न कह रहा है बेलन के शेष भाग का आयतन ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है भाई, मुझे शेष भाग का चूंकि शंकु हटा दिया हम लोगों ने, तो बेलन माइनस शंकु है ना। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। फॉर्मूलों की बात करता हूं, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चलिए इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करने की बात कर रहे हैं, चूंकि हमारा आंसर पाई में है तो पाई का मान रखना नहीं है। आर दोनों के अंदर सेम टू सेम है ऐसा लग रहा है मुझे, है ना, 2 का स्क्वायर, एच दोनों के अंदर 3 रहा, माइनस 1/3 पाई को पाई रखते हुए आर आपका 2 स्क्वायर और एच का अभिप्राय 3। तो यहाँ पर 3 से मैं 3 काट देता हूँ, कुल मिलाकर के 2 का स्क्वायर 4 का 3 से गुणा 12 पाई माइनस 4 पाई, और जब 12 पाई में से 4 पाई चला जाएगा तो हमारा आंसर क्या रहा, 8 पाई। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, शेष भाग का आयतन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चले सर,
बहुत आसान सा प्रश्न था ये तो। अगला प्रश्न है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग यानी सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड 20 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण हमारा 6 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना है? चलिए सर, यहाँ पर सीधा हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे और आपके दिमाग में आना चाहिए, हम लोगों ने फॉर्मूला दिया था एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, ये विशेष रूप से मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना होगा। एक्स का अभिप्राय किससे है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग है। माइनस डी, डी का मतलब विकर्ण है। ठीक है, तो चलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग इस प्रश्न में 20 का स्क्वायर है और डी का अभिप्राय 6 वर्गमूल 6 है, उसका स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना बना? 400 और 6 रूट 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और वर्गमूल 6 का स्क्वायर 36 और 6 का गुणा 216 और जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये 84 बना सर। ठीक है, 301 184 और इस क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का आंसर रहा। कैलकुलेशन जरूर आप चेक करेंगे। 6 और 4 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 2 और 2 4, बिल्कुल ठीक है सर, 184 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर है। ये फॉर्मूला तब लगाया जाएगा जब आपके पास में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग है और उसका विकर्ण अगर दे रखा है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग यानी एक्स का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर डी स्क्वायर के रूप में रहेगा। तो 20 के स्क्वायर में से 6 रूट 6 का स्क्वायर घटा देंगे, 184 उत्तर आएगा। यदि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए एक शंकु की बात हो रही है और उसका कर्ड सरफेस एरिया है, दूसरा भी शंकु है और उसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है का 3 गुना है। यानी पहला जो शंकु है उसका कर्ड सरफेस एरिया दूसरे शंकु के कर्ड सरफेस एरिया से तिगुना है, 3 गुना होने की बात कर रहा है। प्रश्न कह रहा है दूसरे शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुना है, उनके आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो चलिए सर, मैं दो शंकुओं को यहाँ पर निर्माण करने की आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए हमारी स्थिति ये है, ये दो शंकु हमारे पास में है, ठीक है ना? और प्रश्न क्या कह रहा है, इस लाइन को आप देखें, दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुनी है। यानी तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट किसकी ज्यादा है? पता लगा दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3 गुनी है, तो मैं इस एल के लिए यहां पर 3 लिखूंगा और यहां एल के लिए मैं 1 लिखूंगा। और प्रश्न कह रहा है आधार के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो इधर पहले वाले शंकु का आधार मैं R1 मानता हूं और दूसरे वाले शंकु का आधार R2 मानता हूं। और हमारा प्रश्न कह रहा है पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना है। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? देखिए कर्ड सरफेस एरिया ऑफ पहला शंकु है ना, ऐसा करते हैं हम, पहला शंकु और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अनुपात दूसरा शंकु और उसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्ड सरफेस एरिया 3:1 हो रहा है। ये प्रश्न कह रहा है सर कि पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना होने की बात कर रहा है। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आपके दिमाग में आएगा कि पाई आर एल आपका फॉर्मूला होगा। भाई चाहे शंकु पहला है दूसरा है, फॉर्मूला पाई आर एल है। तो पहले के लिए पाई, आर का मतलब R1 से और एल का मतलब यहाँ पर 1 से। कारण क्या है? दूसरे की तिर्यक ऊंचाई तिगुनी है, तो पहले की तिर्यक ऊंचाई को स्लैंट हाइट को हमने 1 माना, दूसरे की तिगुनी से 3 मान लिया। ठीक है, अनुपात यहाँ पर पाई, आर का अभिप्राय R2 से रहा और एल का अभिप्राय 3 से रहा, बराबर में कौन रहा? 3:1। पाई से पाई यहाँ पर कट जाएगा। तो देखिए R1 अनुपात 3 R2 बराबर 3:1 है। R1 के आगे कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। R2 के आगे 3 है, उसको हटाओगे और चूंकि R2 दूसरे क्रम पर है तो R2 के आगे का जो 3 गुणांक है वो दूसरे क्रम में 1 में भाग लगेगा। और जब मैं इसको सरल करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या रहा? 9:1। ये हमारे प्रश्न का आंसर रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहा। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाइयों के बात आपकी कर रहा था तिगुनी होने की, और जाओ का अनुपात हम लोगों ने निकाल। अच्छा एक सर, ये अपना उत्तर नहीं है सर, है ना, इसको मैं हटाता हूं सर, क्योंकि मैं भी जो है, ध्यान दीजिए 9:1 तो क्या आ रहा है सर? त्रिज्याओं का अनुपात है, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार की हमारी छोटी गलतियां
परीक्षाओं में हो जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमको फ़ॉर्मूला नहीं आते या तरीका हमको नहीं आता, आता है। लेकिन जो गलती अभी मैंने की ना, उससे आपको सबक सीखना है। सीखना क्या है कि प्रश्न को जो है अच्छे से आपके दिमाग में अंतिम समय तक रहना चाहिए। भई मैंने यहाँ पर R1 R2 त्रिज्याओं का अनुपात 9:1 कर दिया। ये तो ठीक है कि वापस से जब मैंने उसको देखा तो मुझे पता लगा कि अरे यहाँ पर मुझे तो आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, जबकि आधार की त्रिज्याओं का अनुपात नहीं चाहिए। मुझे किसका चाहिए? आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार यानी इस वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो गौर कीजिए, हमारा जो आंसर रहेगा वह रहेगा पाई R1 स्क्वायर अनुपात पाई R2 स्क्वायर के रूप में रहेगा। तो पाई से पाई काटते हुए R1 का अभिप्राय 9 का स्क्वायर और R2 का अभिप्राय 1 का स्क्वायर बराबर 81 अनुपात 1। ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है ना? तो आपके दिमाग में आना चाहिए भी त्रिज्याओं का अनुपात निकाला और वो अनुपात मुझे मिल भी गया। देखा जब मैंने ऑप्शन में तो पता लगा 9:1 और मैंने जल्दबाजी के अंदर 9:1 कर दिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 9:1 किया ना, तो तुरंत उसके पास में मुझे शब्द नज़र आया, अरे ये तो क्षेत्रफल था और तुरंत प्रश्न रिकॉल हुआ कि हमें आधार की त्रिज्याओं का अनुपात नहीं चाहिए, हमें आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए और आधार के क्षेत्रफल का मतलब है पाई आर स्क्वायर की बात मुझे करनी है। 9 का स्क्वायर अनुपात 1 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो 81 अनुपात 1 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। एक बेलनाकार पात्र की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। देखिए, बेलनाकार पात्र की बात कर रहा है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर पानी से भरा है। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, पानी में डुबाया जाता है, पात्र में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा? गौर कीजिए, भाई इस प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किए हैं। ये आपका बेलन, ठीक है? अभी मान लेते हैं बेलन में ए लेवल तक पानी भरा था और जब इसके अंदर एक गोला डुबाया गया तो पानी का तल अपना ऐसा बी लेवल तक हो गया। तो मुझे यही कितना पानी चढ़ा है, इसको मुझे कैलकुलेट करना है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई हमारा प्रश्न क्षेत्रफल की बात करता है, आयतन की, तो तुरंत दिमाग में आए कि हमारा प्रश्न जो है वो आयतन की बात करता है, क्योंकि अंदर की बात है। पानी कहाँ है? बेलन के अंदर है। गोला कहाँ डुबोए गए? पानी के अंदर। पानी कहाँ चढ़ा? बेलन के अंदर। अंदर की बात है। नंबर दूसरी बात, पानी चढ़ा क्यों? पानी चढ़ा जब गोला डुबोया, तो इसका मतलब गोले का जो आयतन रहेगा वही पानी का चढ़ने वाला आयतन होगा। इसका मतलब दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि गोले का आयतन विस्थापित पानी के आयतन के बराबर है ना? तो देखिए, मैं यहां पर बात करूंगा बेलन में चढ़े पानी का आयतन बराबर क्या है? गोले का आयतन। और जो बेलन में पानी चढ़ रहा है सर, तो इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला हमारा? यह फॉर्मूला रहने वाला है पाई आर स्क्वायर एच बेलन के लिए और गोले के आयतन का फॉर्मूला हमारा क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सर? तो चलिए देखते हैं। यहां पर जब बेलन की बात करूंगा तो पाई आर का मतलब है बेलन के लिए त्रिज्या 4 है, तो 4 गुणा 4 और एच आपको ज्ञात करना है बेलन में कितना पानी चढ़ता है और गोले के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। गोले की त्रिज्या 3 होने का कारण आर क्यूब यानी 3 बार 3 लिखना है। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। देखो यहाँ पर 3 से 3 तो कट गया, लेफ्ट राइट में ये पाई से पाई कट गया, लेफ्ट राइट में 4 से 4 कट गया। मैं इस 4 का भाग दे देता हूँ। एच बराबर क्या हो रहा है? 3 गुणा 3/4। ठीक है, 3 गुणा 3 तो राइट में है और 4 का पक्षांतर करते हुए 4 का भाग दे दिया और 3 का गुणा 9/4 सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर रहा, क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं सर, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यदि एबीसी आयाम के, देखिए आयाम का मतलब यहाँ पर डायमेंशंस है और डायमेंशंस का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात होती है। तो ये आयाम, आयाम को अंग्रेजी में हम लोग कह रहे हैं डायमेंशन और ये बेसिकली आयाम का अभिप्राय लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ए बी सी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है घनाभ की और घनाभ का आयतन v है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा है तो 1/v किसके बराबर है? तो देखिए v कौन है सर? v जो है हमारा आयतन है और आयतन घनाभ का क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा होता है। ठीक है ना? एक तो ये है। दूसरी चीज, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल ए क्या होता है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये मैंने फॉर्मूले लिखे हैं सर। ठीक है ना? तो आपके दिमाग में आना चाहिए v कौन है? आयतन है और s कौन है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो कि 2lb प्लस bh प्लस hL के बराबर है। अब चलिए मैं इस प्रश्न को
एच को मैं एबीसी के द्वारा कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एबीसी के द्वारा रिप्रेजेंट है। तो V इज इक्वल टू ए बी सी, इक्वेशन नंबर 1, और S इज इक्वल टू 2। एल बी का मतलब है ए बी, बी एच का मतलब है बी सी, और एच एल का मतलब है सी ए। इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब क्या करने वाले सर हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 में मैं भाग लगाना चाहता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का भाग लगाया, तो लेफ्ट हैंड साइड में एस में वी का भाग लगा। इक्वेशन नंबर 2 ऊपर लिखते हुए 2ab, 2 बाहर हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसमें भाग लग रहा है ए बी सी का। जब मैं इसको अलग अलग करने की सोचता हूं, ध्यान दीजिए क्या सोच रहे हैं, अलग अलग करना इसको सोच रहे हैं, तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बनी, एस अपॉन वी बराबर 2 अलग, और अलग अलग करना का मतलब है ए बी में ए बी सी का भाग, बी सी में ए बी सी का भाग, और सी ए में ए बी सी का भाग। और जब मैं यहां देखता हूं तो ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, सी ए से यह सी ए कट गया, तो एस अपॉन वी बराबर 2, और यहां बच रहा है क्या है, 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b। मुझे चाहिए 1/v का मान, और 1/v के लिए मैं इस s को भी यहां से हटाता हूं और इधर पक्षांतर कर लेता हूं, तो 1/v इज इक्वल टू 2/s। s राइट में चला गया, 2 में s का भाग हो गया, और कोष्टक का क्रम अल्फाबेटिकल कर देते हैं, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया सर, आंसर हो गया। तो 1/v किसके बराबर हो गया, 2/s, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि भाई ये प्रश्न जो है आपके दिमाग में आ गया होगा, और हो सकता है इस प्रश्न को करने में थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कत भी महसूस हुई होगी, क्योंकि देखिए जहां नंबरिकल वैल्यू होती है हम लोग बड़े आसानी से उस प्रश्न को कर लेते हैं, लेकिन जहां एल्जेब्रिक फॉर्म आ जाती है, ए बी सी पी क्यू आर इस प्रकार के संबंधों की बात करता है, तो वहां पर थोड़ा सा हम लोग अपना दिमाग चलाना कम कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी समझ में आ गया। वापस ध्यान देना, आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एबीसी से है, तो v बराबर एबीसी हो गया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई के फॉर्मूले से 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का फॉर्मूला। ठीक है ना, 2 में 1 का भाग देते हुए, और हम लोगों ने जब कैलकुलेशन की, और आपका प्रश्न जो है 1/v को ज्ञात करना था, और वो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर क्रमशः भीतरी और बाहरी व्यास है, ध्यान देना व्यास है, त्रिज्या नहीं है, एक खोखले गोले को गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास, यहां पर भी व्यास दिया है, आधार वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है, उस शंकु की ऊंचाई कितनी है। तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए सर, हमारे दिमाग में आना चाहिए बन क्या कौन रहा है, बन रहा है शंकु, है ना। तो शंकु बनने वाले शंकु का आयतन किसके बराबर होगा, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन होगा। अब चलिए सर खोखले बेलन के बारे में हम बात करते हैं, तो आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए कि देखो ये आपका बेलन है ना, इस प्रकार से है, और इसके बाहरी मेजरमेंट भी आपके पास में है ऐसी, ठीक है, ये ऐसा आपका बेलन, ये खोखला होगा। देखिए ये है आपका 4 और ये 8। मैं अगर 1 मिनट के लिए मानता हूं कि ये जो है अंदर वाली त्रिज्या छोटा आर, और बाहर वाली बड़ी त्रिज्या बड़ा आर है, तो अगर मैं इसके अंदर आयतन की बात करता हूं खोखले बेलन के लिए, क्योंकि शंकु के आयतन का तो सीधा फॉर्मूला है मेरे पास में, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, हमारे दिमाग में आएगा कि बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, बाहरी में से अंदर वाले आयतन को घटाना, और चूंकि बेलन की बात हो रही है तो पाई, बाहर के लिए आर स्क्वायर एच, अंदर के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, और मैं इसको ऐसा कह सकता हूं पाई और एच कॉमन लेते हुए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपके दिमाग में आना चाहिए खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला है। ठीक है जी, ये बराबर है, ठीक है, तो आयतन के लिए फॉर्मूला ये रहने वाला है सर। तो चलिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला बहुत स्पष्ट है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के रूप में रहा, और खोखले बेलन के लिए हमारा फॉर्मूला रहा पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए इसके अंदर प्रॉपर वे के अंदर उनकी वैल्यूज को हम लोग रखने के बाद काट छाट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में तो एच एच हमको नजर आएगा, लेकिन वास्तव में एच क्या है उसको देखना है मुझे। तो 1/3 शंकु के लिए पाई आर स्क्वायर, देखिए शंकु का व्यास 8 सेंटीमीटर है,
तो आर स्क्वायर का मतलब 4 हो गया त्रिज्या, और शंकु की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। यहाँ पर पाई h का मान बताइए सर क्या होगा। यहाँ पर 4 से 8 से भीतरी बाहरी व्यास वाले खोख, अच्छा 1 मिनट सर, यहाँ हम लोगों ने एक गलती कर दी, गोला है खोखला ना, खोखला बेलन नहीं है सर। ठीक है, तो ये पूरा जो है मुझे इसको ओमिट करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो है डेफिनेशन और जो प्रोसेस है वो बेलन का लगा दिया, और जबकि स्थिति क्या है सर, हमारे पास में वहां खोखला गोला है, खोखले गोले का आयतन। चलिए सर, तो जब खोखला गोला है उसके आयतन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। खोखला गोला, तो ये इस प्रकार से, और ये एक बाहर ये ऐसा शेल बनेगा जिसमें ये आर है और ये बड़ी वाली त्रिज्या बड़ा आर है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन की बात करेंगे। तो देखिए गोला है तो बाहर के लिए 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब, और अंदर के लिए 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, और यहाँ से 4/3 पाई को कॉमन करते हुए आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ये आयतन हुआ खोखले गोले का आयतन हुआ। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए सर, बेलन नहीं है, बेलन के लिए हम लोगों ने प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया था। तो खोखले गोले के आयतन के लिए 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो चलिए देखते हैं सर क्या पोजीशन बनती है हमारी। 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है सर बताइए, बड़ा आर ये रहा सर 4 का क्यूब, माइनस छोटा आर 4 का आधा ये व्यास है तो ये 2 का क्यूब। देखते हैं सर, यहाँ पर पाई से पाई काट लेता हूं, बटे में 3 से 3 काट लेता हूं, लेफ्ट और राइट में 4 भी कट गया, तो इधर हो गया सर 4h बराबर 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो पोजीशन हमारी बन रही है 4h बराबर 64 में से 8 गया, ठीक है 56, और यहां से h का मान 56 में 4 का भाग देते हुए कितना हो गया सर 14 सेंटीमीटर। ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहा। तो उम्मीद करता हूं कि दिमाग में ये प्रश्न भी आ गया होगा। कुल मिलाकर के देखिए, जब रूप में परिवर्तन होता है आयतन की बात होती है, और चूंकि यहाँ पर खोखला गोला था तो मुझे खोखले गोले के आयतन की बात करनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि लंबवृत्तीय बेलन और अर्धगोला का आयतन समान हो, देखिए हमारा प्रश्न बेलन और अर्धगोला हेमीस्फेयर और उन दोनों के आयतन के समान होने की बात आपका प्रश्न कर रहा है। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितनी है, देखिए बेलन की ऊंचाई आपके पास में है और यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या आपके पास में है, और आपका प्रश्न कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितनी है। चलिए सर देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। भाई दोनों के आयतन समान होने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रश्न कह रहा है बेलन का आयतन बराबर क्या हो, अर्ध गोले का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसके अंदर मान को रखने की बात करेंगे हम, ठीक है। बेलन की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, देखो यहाँ पर पाई को पाई रखना, बेलन की त्रिज्या आर ज्ञात करनी है, और बेलन की ऊंचाई आपकी 24 है, बराबर 2/3 पाई को पाई रखते हुए अर्धगोले के लिए त्रिज्या, तो आपका प्रश्न कह रहा है अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 4 है, और चूंकि आर क्यूब है तो 4 4 और 4 इस प्रकार से। ठीक है जी, चलिए सर दोनों पक्षों में पाई से पाई काट लेते हैं एक बार। यहाँ पर 4 का पहाड़ा 24 में लग गया 6 बार, ठीक है। 2 के पहाड़े से हम 6 काट लेते हैं 3 बार, पक्षांतर करने के बाद में आर स्क्वायर बराबर ऊपर है 4 4 का गुणा, और नीचे हो गया 3 3 का। ये देखो 3 तो है, और ये जो 3 है ना ये भी पक्षांतर होकर के नीचे आ गया। अगर आर स्क्वायर 4 गुणा 4/3 गुणा 3 के बराबर है तो आर का मान क्या हो गया 4/3 सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया सर, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहा, है ना। दोनों के आयतन बराबर है, आयतन का फॉर्मूला लगाना है और प्रॉपर वे में, है ना। जिसकी त्रिज्या दे रखी है उसकी स्थान पर त्रिज्या का मान उसी की ऊंचाई को रखते हुए हम उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए सर अगला जो प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 4 है,
बेलन अर्धगोले का आयतन समान है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी? भाई आपका जो है ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, सेम क्वेश्चन नंबर 17 हो गया सर, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 24 और त्रिज्या 4। देखिए पिछले में भी बेलन की ऊंचाई 24 और त्रिज्या 4। ठीक है, बेलन और अर्धगोले का आयतन समान होने पर बेलन की त्रिज्या क्या होगी? तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अपना उत्तर 4/3 निकला है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर ऊंचे तक जूस से भरा है। देखिए बेलन की बात कर रहा है, बेलन की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, जूस से भरा है वो पात्र। अब प्रश्न कह रहा है इस जूस को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरना है, कितने गिलास भरे जा सकते हैं? देखिए संख्या वाला प्रश्न है, ये प्रश्न भी हमारा आयतन की बात करेगा। ठीक है, तो संख्या को ज्ञात करने के लिए है ना, बड़े पात्र में रखे है ना, में भरे, बड़े पात्र में भरे जूस का आयतन, यानी कुल मिलाकर बड़े पात्र के आयतन की बात हो रही है, बटे में गिलास का आयतन, क्योंकि उसको गिलासों में भरना है। भाई देखिए बड़ा पात्र है वह भी बेलनाकार है, छोटा गिलास है वह भी बेलनाकार है, और चूंकि दोनों ही बेलन है और बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला रहेगा वह पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। हम इस फॉर्मूले के माध्यम से इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ऊपर पाई आर स्क्वायर, तो ये रहा 20, त्रिज्या है, आर स्क्वायर का अभिप्राय 20 गुणा 20 और एच का मतलब 32। नीचे गिलास भी बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या चूंकि 4 सेंटीमीटर है तो 4 गुणा 4 और एच का मतलब कितना हुआ 8। तो जब मैं इसको हल करता हूं तो पाई से पाई काट देते हैं सर। ठीक है, 8 का पहाड़ा 8 चौक 32, 4 का पहाड़ा 20 में 5 बार, 4 का पहाड़ा 20 में 5 बार, 5 और 5 का गुणा 25 और 25 4 से गुणा कितना हुआ सर 100, यानी 100 गिलासों के अंदर वह जूस डाला जा सकता है, भरा जा सकता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दो समान घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दो घन है और प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा है, को सिरों से जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो सबसे पहले देखें जो घन है उसकी भुजा कितनी है। देखिए जो आपको दे रखा है वहां से शुरुआत करने की मैं आपसे बात कर रहा हूं। हमारा प्रश्न घन के आयतन की बात कर रहा है 64, और घन के आयतन को हम गणित की भाषा में उसका फॉर्मूला a क्यूब बराबर 64, और इसका जब घनमूल कर दूंगा मैं, क्या करने की बात कर रहा हूं आपसे, इसका घनमूल यानी क्यूब रूट को निकालने की अगर बात करता हूं तो a बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जब दो घन आप जोड़ते हैं और अगर घनाभ बनते हैं, और कीजिए मैं इस प्रकार की बात कर रहा हूं, एक घन ये वाला है, ठीक है, और इसके साथ में मैं एक दूसरा घन और जोड़ने की आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से जुड़ेगा वो दूसरा घन हमारा। ठीक है ना, ये ऐसा। अब मुझे बताइए जब ये इस प्रकार से कुछ गड़बड़ हो रही है ऐसा लग रहा है, एक ये बाकी रह गया ना, हाँ ठीक है सर, तो जब ये दो घन आपस में जुड़ गए हैं तो लंबाइयां इनकी बढ़ गई है सर। ये भुजा आपकी 4 है ना, तो 4 + 4 यानी कि जो घनाभ बना हमारा, ठीक है, जो घनाभ बना उस घनाभ की लंबाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दो को जोड़ने पर आपकी जो है लंबाई और चौड़ाई जो है आपस में क्या हो गई सर, बदल गई है ना, बढ़ गई है, लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम टू सेम रहा, यानी एक मेजरमेंट जो है आपका वहां पर बढ़ने वाला है। ठीक है, और हमारा प्रश्न कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो लंबाई चौड़ाई का गुणा प्लस चौड़ाई ऊंचाई का गुणा और ऊंचाई लंबाई का गुणा, तो लंबाई चौड़ाई का गुणा 8 और 4 का गुणा 32, चौड़ाई ऊंचाई का गुणा 4 चौक 16 और फिर 8 चौक 32, और जब मैं इसको देखता हूं तो हमारी पोजीशन क्या बनेगी, 2 गुणा 6 और 2 8 और 2 10 हासिल 1 4 और 1 5, 5 और 3 8, और आपका आंसर क्या रहा सर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहा। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के घन से स्टार्ट किया,
घन का आयतन था, भुजा क्यूब का फॉर्मूला था, वहां से हम लोगों ने भुजा को ज्ञात किया और उसके बाद में टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घना बना, चूंकि दो घन चिपकाए गए हैं तो लंबाई 4 + 4 8 हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई 4 4 रही और टोटल सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला था 2LB + BH + HL, उस फॉर्मूले को हमने प्रयोग कर लिया। आगे बढ़ते हैं। एक अर्धगोला, बेलन और शंकु के आधार बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिए, क्रम का थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले हेमीस्फीयर है, उसके बाद बेलन है, उसके बाद शंकु है। प्रश्न कह रहा है आधार बराबर है और उनकी ऊंचाइयां भी बराबर है। देखिए, मैं सबसे पहले अगर अर्धगोले की बात करता हूं, हमारे पास में अर्धगोला इस रूप में है। उसके बाद बेलन की बात कर रहा हूं मैं, हमारे पास में बेलन ऐसा है और उसके बाद शंकु की बात कर रहा हूं, तो शंकु मान लेते हैं ऐसा है। प्रश्न कहा तीनों के आधार बराबर हैं और तीनों के अगर आधार बराबर हैं, इसका मतलब आधार वृत्ताकार है और उस वृत्त की त्रिज्या r है, इस वृत्त की त्रिज्या r है और ये आधार, इसकी त्रिज्या भी r है। प्रश्न कह रहा है ऊंचाई भी इनकी आपस में कैसी है? बराबर है। तो इसका मतलब शंकु की जो ऊंचाई है वह हमारी h है, तो बेलन की ऊंचाई भी h हो गई और अर्धगोले की ऊंचाई तो ये फिक्स है सर r है। लेकिन जब प्रश्न ने कहा ऊंचाई भी बराबर है तो बदलेगा कौन? भाई, अर्धगोले की ऊंचाई तो नहीं बदलेगी, अर्धगोले की ऊंचाई तो अर्धगोले की त्रिज्या r के बराबर है, लेकिन ऊंचाइयों को समान करने के लिए इस h को आप क्या करेंगे? r के बराबर मानेंगे, तब इनकी ऊंचाइयां समान होगी। तो आधार समान है, r r r है और ऊंचाइयां यानी h का मान भी r है। अब इसके आयतनों के अनुपात की बात कर रहा है, तो चलिए अर्धगोले के लिए हमारा फॉर्मूला है 2/3 पाई r क्यूब, बेलन का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h और शंकु का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं सर? 2/3 पाई r क्यूब है, यहां पर पाई r स्क्वायर h का मान भी r डाल देते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर और इस h का मान भी r डाल दें। तो कुल मिलाकर के देखें क्या पोजीशन बनी। पाई तीनों स्थानों पर है, कट गया, r क्यूब तीनों स्थानों पर है, कट गया। तो पोजीशन हमारी नंबरिकल फॉर्म के अंदर क्या बन रही है? 2/3 अनुपात 1 अनुपात 1/3। और मुझे इसको सरल करना है, हर के अंदर 3 है तो मैं यहाँ पर 3 से गुणा करने की बात कर रहा हूँ और जब तीनों ही पदों को 3 से गुणा करेंगे तो 2 बचेगा, 1 को 3 से गुणा करने पर 3 और यहाँ 3 कटते हुए 1, तो 2:3:1 ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर रहा। तो क्रम का महत्व है सर, इसको ध्यान देना, जो क्रम आपका फॉलो किया जाता है उसी क्रम को फॉलो करते हुए हमें प्रश्नों को हल करना चाहिए। अगला प्रश्न है घन और उसके अंदर पूर्णतया फिट हो जाने वाले गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखिए, प्रश्न कह रहा है घन और उसके अंदर एक पूरी तरह से फिट होने वाला गोला, इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? और आपका आंसर पाई के रूप में। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जो घन की भुजा ए होगी, अगर ये ए घन की भुजा है तो यह ए उस गोले का व्यास हो गया और गोले की त्रिज्या क्या होगी? गोले की त्रिज्या a/2 होगी। ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, यानी जो भुजा है वह गोले का व्यास, गोले की त्रिज्या a/2। और हमारा प्रश्न आयतन का अनुपात, तो पहले घन है शब्द और उसके बाद में गोला शब्द है, ठीक है, और उनके आयतनों की बात कर रहा हूं। तो घन का आयतन तो भुजा क्यूब हो गया a क्यूब और गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। चलिए वैल्यूज को रखने की बात करते हैं। a क्यूब अनुपात 4/3, पाई को पाई रखते हुए r। बताइए r कितना है सर गोले के लिए? तो गोले के लिए r यानी a/2 हो गया, a/2 का होल क्यूब। चलिए सॉल्व करते हैं। तो a क्यूब अनुपात 4/3 पाई और ये हो गया सर a क्यूब बटा 2 का क्यूब 8। लेफ्ट राइट के अंदर a क्यूब कट गया एक बार, यहाँ पर 4 से 8 कट गया 2 बार। जब इसको वज्र गुणा कर दूंगा तो हमारा रिजल्ट क्या रहा? 6:पाई। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया, क्योंकि एक का मुझे गुणा 3 और 2 के साथ में करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 और यहाँ पर राइट में बच गया पाई, तो 6:पाई ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर रहा। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न है एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है। देखिए, हमारा प्रश्न गोले की बात कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया और आयतन के बराबर होने की बात कर रहा है और उसकी केवल नंबरिकल वैल्यूज की बात कर रहा है, यूनिट को आप छोड़ दें, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी बात नहीं करते हुए नंबरिकल फॉर्म के अंदर दोनों आपस में बराबर है। गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए, हमारा प्रश्न गोले की बात कर रहा है,
और गोले का सरफेस एरिया किसके बराबर है? उसी गोले के आयतन के बराबर है। चलिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला हुआ 4 पाई आर स्क्वायर गोले के लिए, और गोले का आयतन हमारा फॉर्मूला रहा 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो देखिए लेफ्ट राइट में 4 कट गया, लेफ्ट राइट में पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब आर बार कट गया। तो 1 बराबर 1/3 आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर आर का मान कितना बन गया सर? आर का मान 3 इकाई। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, पीतल के 3 गोलों की त्रिज्याएं 3, 4 और 5 मीटर है। इन गोलों को पिघला करके, ठीक है, पीतल के 3 गोले हैं, 3, 4, 5 है, इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है और उस बड़े गोले पर 3 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सोने का पानी चढ़ाने का खर्च निम्न में से कौन सा होगा, कितना होगा? आपके दिमाग में देखिए सीधा सा हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है कि अगर 3, 4, 5 ये फिक्स पैटर्न है तो इसका परिणाम आपका 6 होता है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर त्रिज्या के गोले अगर गलाए जाते हैं और एक नया बड़ा गोला बनाया जाता है तो बनने वाले गोले की जो त्रिज्या रहेगी वह 6 मीटर रहेगी। अगर ये सीधा आता है तो हम सीधा कर सकते हैं, और नहीं आता है तो फिर आपको आयतन के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन और तीसरे गोले का आयतन मिलकर के बड़े गोले का आयतन है। बड़े, देखिए हम बात कर रहे हैं रूप में परिवर्तन होने की बात है। पीतल के 3 गोले, त्रिज्याएं आपके पास में, उनको गला करके एक बड़ा गोला बनाते हैं तो रूप में परिवर्तन आयतन की बात। जो पहला गोला है उसका आयतन दिमाग में आए 4/3 पाई आर क्यूब में 3 का क्यूब। दूसरे के लिए 4/3 पाई आर क्यूब का अभिप्राय 4 क्यूब, और जो तीसरा गोला है 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 5 क्यूब बराबर, क्योंकि त्रिज्या जो है आर 3, 4 और 5 है तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, और यहाँ पर बड़ा गोला 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 सभी स्थानों पर है, कॉमन लेकर कट गया सर। देखिए बात कर रहा हूं कॉमन लेकर कटने की, पाई सभी स्थानों पर है, ये काट लिया। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 बराबर में कितना? आर क्यूब। और जैसे ही मैं इसको हल करता हूं तो आर क्यूब का मान कितना हो गया सर? यह 164 के बराबर, सॉरी 216 हो रहा है। 5 और 4 9, 9 और 7 16 हासिल 1, 3 और 6 9 और 2 11 हासिल 1, 216, और यहां से घनमूल करने पर आर का मान निकल करके आया, आर बराबर 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर, क्योंकि यहाँ इकाई मीटर में है तो इसलिए मीटर कर दिया। तो कुल मिलाकर के अगर आपके दिमाग में सीधा है कि 3, 4 और 5 होने पर परिणाम 6 होता है तो सीधा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको डबल करता हूं, 3 के स्थान पर 6, 4 का 8 और 5 का अगर मैं 10 करता हूं तो परिणाम मेरा 6 का डबल 12 हो जाएगा। अगर प्रश्न में त्रिज्या है तो ये उत्तर त्रिज्या का आएगा। प्रश्न में ये 3, 4, 5 व्यास है तो 6 उत्तर आपका व्यास का होगा, और नहीं तो तीनों के आयतनों को आप जोड़ लें, क्योंकि 3 गोले पिघलते हैं और उनको मिला करके एक गोला बनाया जाता है, तो आर आपका 6 हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि सोने का पानी चढ़ाना है, परत चढ़ाने की बात कर रहे हैं, और जब सोने का पानी चढ़ाना तो केवल सतह के ऊपर आप उसको जो है रंग करना, पेंट करना, उसी प्रकार से सोने की पॉलिश करने की बात हमारी यहाँ पर प्रश्न की बात हो रही है। तो आपको क्या करना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, और उस पृष्ठीय क्षेत्रफल को 3 रुपए 50 पैसे यानी 3.50 से गुणा करना होगा। चलिए सर हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया? यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होगा, है ना? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा 3.50, जो आपका भाव है उससे गुणा कर देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 4, मैं सीधा मान रखने की बात कर रहा हूं, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 3.50। वापस से ध्यान देना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, जिसके अंदर हम वैल्यूज को रखने की बात कर रहे हैं 4, पाई का 22/7 और आर का मान 6 गुणा 6, क्योंकि आपका जो गोला बना उसकी त्रिज्या 6 मीटर निकल करके आई है। चलिए सर इसको देखते हैं, 7 का पहाड़ लगाता हूं मैं, 7 पंजा 35, तो 0.5 हो गया सर ये। अब जब मैं इसका गुणा कर लेता हूं तो देखो परिणाम क्या बनने वाला है। ये 0.5 का जब 6 से गुणा कर रहा हूं, ये गुणा आप अपने स्तर पर कर लेना, ठीक है ना? 6 पंजा 30 यानी 3 हो गया, और 3 का ये 6 से गुणा कर रहा हूं तो ये आपका हो गया 3 और 6 का गुणा 18,
और 22 का 4 से गुणा कर रहा हूं तो ये हो गया 88, यानी 88 का 18 से गुणा करने की हम बात कर रहे हैं। और जब मैं गुणा करता हूं 88 का 18 के साथ में, तो 18 और 8 का गुणा 144, हासिल लग गया 14, फिर से 18 और 8 का गुणा 144 और हासिल का 14, 158, 144 और 4 148 और 10 मिलकर के 158। तो हमारे प्रश्न का उत्तर रहा 1584 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहा। चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB 24 है, BC 10 है। कर्ण AC के सापेक्ष उसको घुमाया जाता है, तो बनने वाला बड़ा शंकु और छोटे शंकु के आयतन का अनुपात। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। देखिए हमारी स्थिति कैसे शंकु बन रहा है उसको ध्यान देना। हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण के सापेक्ष आप घुमाने की बात कर रहे हैं, और ये इस प्रकार की स्थिति बनेगी सर, ठीक है। ये स्थिति है, ये कर्ण आपका जो है, एक भुजा आपकी 10 है, एक भुजा आपकी 24 है, और मैं इसको इस भुजा कर्ण के सापेक्ष घुमा रहा हूं, ठीक है ना। ये भुजा आपकी 25 है। देखिए जब इसको रोटेट कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये ए बी है ना, ए बी, और ये बी सी है। जब मैं इसको कर्ण के सापेक्ष रोटेट कर रहा हूं तो आपके दिमाग में आएगा कि जो बी है वो ऐसा उधर की ओर घूमेगा, और यहां पर जाकर के मान लेते हैं बी डैश पर गिरेगा, और फिर वापस घूमते हुए इस प्रकार से, नहीं, ये इस प्रकार से आपका रोटेट होगा। और ये जो ये वाला हिस्सा आपका रहने वाला है। तो दो शंकु आपके बन गए, एक बड़ा शंकु ऊपर है, एक छोटा शंकु नीचे है। अब इनके आयतनों का अनुपात देखिए, दोनों की जो त्रिज्या है वो तो सेम रहने वाली है सर, चाहे शंकु ऊपर है, बड़ा है, छोटा है, आर है, तो मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहां से लंब ये पी है, तो मुझे एपी की लंबाई चाहिए, मुझे पीसी की लंबाई चाहिए। और यहां पर ध्यान दीजिए, हम ज्योमेट्री का प्रयोग यहां पर करने वाले हैं एपी और पीसी की लंबाई को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि वहीं से हमारा आयतन का अनुपात निकलने वाला है, क्योंकि ऊंचाई जो है आपकी एक की एपी है, दूसरे की ऊंचाई पीसी है, ठीक है। अब गौर करना, जब समकोण त्रिभुज की बात होती है सर, और आपके दिमाग में आना चाहिए समकोण वाले शीर्ष सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहां से स्टार मार्क कर रहा हूं, हमारे दिमाग में आना चाहिए ए बी का स्क्वायर एपी गुणा एसी के बराबर होता है। ये ज्योमेट्री में हम लोगों ने डिस्कस किया है, वापस से ध्यान देना सर, हम लोगों ने ऐसा डिस्कशन किया था। ये अगर समकोण है हमारा, ए बी और सी है, और हम बात कर रहे हैं यहां से अगर लंब डाला गया बीपी के रूप में, तो हम लोगों ने इसमें 4 प्रकार के परिणाम पढ़े थे, ठीक है। मैं जल्दी से उन परिणामों को रिकॉल करता हूं कि जो क्लास में हमारा डिस्कस हुए, और उसमें से एक परिणाम ये था सर हमारा, क्या था सर, बीपी की अगर लंबाई की बात करता हूं मैं, तो बीपी की लंबाई ए बी गुणा बीसी बटा एसी के बराबर था, एक परिणाम ये था। दूसरा परिणाम बीपी स्क्वायर बराबर एपी गुणा पीसी के रूप में था। तीसरा परिणाम जो आपने पढ़ा होगा, ए बी स्क्वायर बराबर एपी गुणा एसी के रूप में। और चौथा परिणाम बीसी स्क्वायर बराबर सीपी गुणा एसी के रूप में। तो ये समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने ज्योमेट्री के अंदर ये 4 परिणामों को पढ़ते हैं। इसमें से मैं इन परिणामों की बात यहां पर करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं एपी को निकालना चाहता हूं और पीसी को निकालना चाहता हूं, ठीक है ना। तो पहले ए बी स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो ए बी स्क्वायर बराबर एपी गुणा एसी। तो ए बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर, 24 गुणा 24 बराबर एपी निकालना है, और एसी का मान आपका 25 हो गया। तो यहां से एपी आपकी निकल करके आ गई सर, ठीक है ना। 24 का गुणा 576 बटा 25। इसी प्रकार से दूसरे परिणाम के बारे में बात करूंगा मैं, यहां से बीसी स्क्वायर की बात करना चाहता हूं, तो बीसी स्क्वायर बराबर पीसी गुणा एसी। बीसी स्क्वायर 10 गुणा 10 बराबर पीसी ज्ञात करना है, और एसी आपका 25 है, और यहां से पीसी का मान क्या हो गया सर, 100 बट्टा 25। कैलकुलेशन कर सकता हूं लेकिन नहीं कर रहा हूं मैं। अब आपका प्रश्न कह रहा है शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। गौर कीजिए, अगर ये पहला नंबर का शंकु है और ये दूसरे नंबर का शंकु है, तो मुझे चाहिए V1 और V2 का अनुपात। और V1 और V2 के अनुपात की जब बात करता हूं, एक काम करता है सर, ये जो त्रिभुज है यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना। और ये त्रिभुज जो है मैं ऊपर की ओर यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। परिणाम ये है, ए है,
बी है, सी है, ये समकोण है और यहाँ से ये डाला गया लंब है जो कि पी पर मिल रहा है। तो इसके लिए 4 परिणाम है। अब चलिए मैं अपने प्रश्न के आंसर के ऊपर आता हूँ। दोनों शंकुओं के आयतन के अनुपात की बात कर रहे हैं। तो पहला आयतन जो रहेगा शंकु है 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच का मतलब किससे हो गया सर? एपी से हो गया, ऊपर वाले शंकु के लिए। भाई त्रिज्या तो आर रहेगी दोनों के अंदर, लेकिन ऊपर वाले शंकु की ऊंचाई एपी और दूसरे शंकु नीचे वाले के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले शंकु की ऊंचाई रहेगी आपकी पीसी के बराबर। चलिए देखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर ये आपका कट कटा गया, तो कुल मिला के बचा क्या? एपी अनुपात पीसी बचा। एपी 576/25 बहुत प्यारा सा प्रश्न है सर, और ज्योमेट्री का तड़का यहाँ पर इस प्रश्न के साथ में लगा दिया गया। अगर ज्योमेट्री नहीं आती है तो फिर हम लोग इस प्रश्न को हल करने की स्थिति में नहीं है। तो 25 से 25 हम लोग काट लेते हैं। चलिए 4 का पहाड़ा लगा सकते हैं सर इसके अंदर, और जब 4 का पहाड़ा लगाएंगे तो 100 कटेगा 25 बार और 4 का पहाड़ा 4 एकम 4, 1 बज गया 4 चौक 16, 4 चौक 16 और हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा? 144/25 ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास के अंदर जो भी प्रश्न हमारे डिस्कस हुए हैं वो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी हैं, और परीक्षाओं के लिए तो निश्चित रूप से, क्योंकि जो प्रश्न हमारे द्वारा लिए गए हैं वो निसंदेह कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा के अंदर आया हुआ प्रश्न है, और अलग अलग प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। दोबारा से आप रिपीट जरूर जरूर करें इन प्रश्नों को, है ना, परीक्षा में जाने से पहले। तो चलिए सर, आज के लिए हम लोग इतनी बात करते हुए आज की इस कक्षा को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।